क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव के बीच में सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस के, क्योंकि तमाम नेता इस पर सफाई भी देते घूम रहे हैं और बीजेपी इस पर हमलावर है। राहुल गांधी वही बोले हैं जो उनको बोलना चाहिए, जो वो बोलते रहे हैं। वो चाह रहे थे कि जो कई संस्थाएं हैं जिस पर हमारी जो मशीनरी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों का कब्जा है और कांग्रेस की लड़ाई उस तरह के कब्जे वाली संस्थाओं के खिलाफ भी है, वो समझने में किसी को, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलती हुई होगी या कंफ्यूजन हुआ होगा। राहुल गांधी अपने शब्दों में सुधार करें, अपनी भाषा में सुधार करें, शब्दों के चयन में सुधार करें। उनके सलाहकार, उनके भाषण लिखने वाले या उनको समझाने वाले जो लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। जब आपकी 10 साल पहले सरकार थी और आप हिंदू और भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद कर चुके थे, तो आपको संघ को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राहुल के कहने का अर्थ जो था वो सिंपल, आप बहुत ज़्यादा नेशन स्टेट पे क्यों, अरे सीधे बोलते ही मुझे इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, सिंपल चीज़ थी। जो भी नेता हैं सार्वजनिक जीवन में, उनके बयानों की व्याख्या होगी और वो इस आधार पर भी होगी कि वो इसके पहले भी क्या इसी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बोलते रहे हैं या नहीं बोलते रहे हैं। अगर बोलते रहे हैं तो फिर उनकी विवेचना और कठोर होगी, कटु होगी। अगर आपका आशय ऐसा नहीं था तो फिर आपको बहुत संभल कर बोलना चाहिए, चाहे कोई सा भी नेता। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। और देखिए, इस वक्त दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी जब कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर एक बार फिर बयानों की भरमार आ गई, आरोप प्रत्यारोप की भरमार हो गए। राहुल गांधी ने बीजेपी और तमाम आरएसएस से लड़ाई के बीच उन्होंने इंडियन स्टेट से भी लड़ाई की बात कही। अब इसके मायने क्या है, और ये सारी बातें उन्होंने कही मोहन भागवत के उस बयान को लेकर जो मोहन भागवत ने कहा कि भारत की आज़ादी 22 जनवरी के बाद हुई थी, यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई थी। वैचारिक आज़ादी क्या वो समझाना चाह रहे थे, वो भी अपने खास मेहमानों से समझेंगे। क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं और क्या राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव के बीच में सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस के, क्योंकि तमाम नेता इस पर सफाई भी देते घूम रहे हैं और बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी तो सीधा सीधा इसको देश से एक तरीके से कहा जाए कि विद्रोह के तौर पर देख रही है और ऐसे ही आरोप जेपी नड्डा की तरफ से लगाए गए, तमाम अलग अलग नेताओं ने लगाए। लेकिन राहुल गांधी कई मौकों पर बोले हैं और कई बार बीजेपी को मौका मिला है इस तरीके से उनको घेरने का। अब परिस्थिति क्या बन रही है वही जानने समझने की कोशिश करेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं, रामकृपाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। अवधेश सर, शुरुआत में आपसे करूंगा। राहुल गांधी एक बार फिर बोले और बोले तो उस पर चर्चा, लेकिन राहुल गांधी जिस बात के जवाब में ये बताना चाह रहे थे, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करें? वो क्या कहना चाह रहे थे, ये क्या कहना चाह रहे थे, मायने कैसे निकाल? अगर कोई भी देश के संगठन का प्रमुख ये कहे कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता नहीं मिली तो उसके विरुद्ध तो आवाज उठेगी, उठना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उसी ढंग से अगर कोई देश में संविधान के तहत शपथ लेता हुआ नेता कहे कि हमारी पूरी लड़ाई इंडियन स्टेट के विरुद्ध है तो उसके विरुद्ध भी बहुत खतरनाक बात होती है। लेकिन बहस तो उस पर होगी ना जो कहा गया है, जो कहा ही नहीं गया हो उस पर आप कैसे बहस करेंगे? क्या डॉक्टर मोहन भागवत ने इंदौर के कार्यक्रम में ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी? ऐसा कहा था। मैं वो पंक्ति जो है, आप कोई भी उसको पढ़ के देख सकता है कि आप उसमें जो उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल उपलब्ध है और उसको कोई भी आप उसको पढ़ के देख सकता है। अब मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, जो उनकी कुछ पंक्ति थी वो पंक्ति ही मैं बोल दे जाता हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मिल गई, हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में है। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वह संविधान दिग्दर्शित हुआ, लेकिन उसके जो भाव हैं उसके अनुसार चला नहीं और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें। अब आप बताइए कि इसमें वो कहाँ बोल रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमको नहीं मिली? उन्होंने तो कहा कि भाग्य निर्धारण नियति तो हमको बनाना था। उसके बाद में हमने जो संविधान बनाया वो भी एक विशेष दृष्टि से संविधान निकली थी। उस संविधान को जो भाव है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए था, हम नहीं चले हैं, इसीलिए जो सपने थे वो साकार नहीं हुए हैं। अब ये तो कोई डॉक्टर मोहन भागवत क्या, महात्मा गांधी जी ने ये कहा
कि अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी तो हमको प्राप्त हो गई है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमके पहले से ज़्यादा संघर्ष और पहले से ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। तो क्या गांधी जी को आप कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के विरोधी थे? और 15 अगस्त 1947 को गांधी जी जब नोआखाली में थे तो बीबीसी के संवाददाता गए थे कि गांधी जी आप कुछ स्वतंत्रता मिल गई, उस पर कुछ वक्तव्य दूं। उनका क्या वक्तव्य दूं? निर्मल चटर्जी जो उनके सहयोगी थे वो गए थे कि आप वापस चलिए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे ही खंडित स्वराज के लिए हमने संघर्ष किया था? और वो वहाँ से जब वो निकले थे साबरमती आश्रम से, तो एक बूढ़ी माता ने कहा था कि आप स्वराज लेके लौटना, और गांधी जी ने माना कि हमको सच्चा स्वराज नहीं मिला है, जीवन में लौट के नहीं गए दोबारा उस आश्रम में। तो वो इसका मतलब ये नहीं था कि किसी ने नकार दिया है उसको, लेकिन यह है कि अगर भारत को स्वतंत्रता मिली, जो दृष्टि थी उसके हिसाब से देश चला कि नहीं चला। तो कोई भी देश अगर अपने को भूलता है, वो स्व को पाने की कोशिश नहीं करता है, तो फिर वो देश उस रूप में खड़ा नहीं हो सकता जैसे उसको खड़ा होना चाहिए। तो मोहन भागवत जी ने ये कहा कि ये जो स्व था, जो अयोध्या का आंदोलन था, वो किसी के विरोध में नहीं था, उस स्व को ही जागृत करने के लिए था, और स्व को जागृत करके फिर देश को स्व के स्थान पर ले जाने के लिए था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिन आक्रमणकारियों ने आपके हिंदू स्थलों पर, धर्म स्थलों पर हमले किए, वहां तोड़ के बनाए, वो क्या चाहते थे? आपके स्व को, आपके स्वाभिमान को ही तो नष्ट करना चाहते थे कि आपकी जहां आस्था है वो खत्म हो। तो वो जो स्थिति थी, वो उस स्थिति को पाने के लिए काम करना, वो 15 अगस्त 1947 का विरोध कैसे हो गया? जो बात अवधेश सर कह रहे हैं, सवाल यह है कि मोहन भागवत ने जो कहा उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया और जिस भाषा का इस्तेमाल, चूक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस हेडक्वार्टर के उद्घाटन पर ये बात कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को ये भाषण दे रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? देखिए, मोहन जी ने जो कहा, मुझे लगता है उसका भावार्थ तो बहुत सारे देशवासियों की समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कम से कम उनके कैडर को तो समझ में आ ही गया होगा। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने कहा, मुझे लगता है वो उनका कैडर भी नहीं समझ पाया है। और सबसे मूल बात ये है कि राहुल गांधी जी अपनी बात को इसलिए नहीं समझा पाते क्योंकि ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में जैसे उनके जो रणनीतिकार हैं वो चिप डाल के रखे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में वो संविधान लेके चले, संविधान लेके चलने के बाद उनको कहा गया कि आप संघ के खिलाफ बोलिए तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो संविधान और संघ, ये दोनों चिप लेके वो चलते रहे। अब सीलमपुर में जब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने गए तो भी वो संविधान और अडानी से बाहर नहीं निकल पाए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब बोल रहे थे तो कहा गया कि भाई वो अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में बात की। अच्छा, भारत में आज़ादी के बाद आदर्श जी, हमारे यहाँ शिक्षा को इतना निपुणता के साथ शायद पढ़ाया नहीं गया कि इंडियन स्टेट का अंग्रेजी अनुवाद देश का अधिकांश जनमानस कर सके। जो अधिकांश जनमानस है वो इंडिया स्टेट का अनुवाद करता है। इंडिया माने भारत, स्टेट माने राज्य, और इन भारत और राज्य, इन दोनों को अनुवाद करने के बाद वो लास्ट में ले जाता है जंग। तो उसको ये लगा कि राहुल गांधी जी जो पहले हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे, संघ के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे, अब वो भारत और भारत के राज्यों के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे। तो जो एक सकारात्मक वो संदेश देना चाह रहे थे वो नकारात्मक संदेश में बदल गया। फिर आप कह रहे हो कि देशद्रोह का मुकदमा चला, किसी देश में मोहन जी होते तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलता। अरे भाई, मोहन जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना था तो आप 3 बार प्रतिबंध लगा चुके थे संघ पे। 1925 से लेके 2025 में आज 100वां वर्ष है, और आप अभी, जब आपकी 10 साल पहले सरकार थी और आप हिंदू और भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद कर चुके थे, तो आपको संघ को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। फिर कर्नाटक चुनाव के समय आपने कहा था कि कर्नाटक की जनता से वायदा किया कि हम बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देंगे, आप नहीं किए। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, उनके रणनीतिकार कुछ और बोलते हैं, कांग्रेस किसी और रास्ते पे चलती है। जैसे शिंदे जी ने कहा कि उस समय पर हमें लिख के दिया गया था इसलिए हम बोल दिए कि ये हिंदू आतंकवाद है। तो कांग्रेस अपने लोगों को समझा नहीं पा रही, और कांग्रेस खुद भी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही कि हमें किस मार्ग पे चलना है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे पे 3 चीज़ें हैं: संविधान बचाओ, अडानी भगाओ और संघ। तो संघ को इसलिए कि मुस्लिम समाज खुश हो जाए,
अडानी को इसलिए कि अपने को प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा रखना है, और संविधान इसलिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनके मन में हम ये भर सके कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ये अम्बेडकर जी के संविधान के खिलाफ है। तो आप ये 3 विषयों को लेके जो चल रहे हैं, ये तीनों विषय का उपयोग आप लोकसभा में कर चुके हैं। अब बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी, इसलिए अभी जो उन्होंने कहा उसका भी मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा, मुझे नहीं लगता। और यदि इम्पैक्ट पड़ा भी होगा तो जो मैं समझ पाया कि भारत, राज और जंग, तो मुझे लगता है देश का अधिकांश जनमानस वही समझा होगा, क्योंकि हिंदी अनुवाद में यही निकलता है। बाकी अब कांग्रेसी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के कहने का भावार्थ ये था। तो आदमी शब्द का अनुवाद करता है, भाव का नहीं करता। ये बड़ी बात है सर। विनोद सर, भाव का तो अनुवाद होगा नहीं, पहले भी इस पर जब चर्चा हुई थी, चूक भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कई बार चूक होगी तो विपक्ष को तो अचूक निशाना अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है ना। और अभी तो दिल्ली का चुनाव भी है और सबके पास मौके हैं। उनको शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए। इंडियन स्टेट की जगह वो इंडियन गवर्नमेंट कह देते या इंडियन स्टेट मशीनरी कह देते तो शायद इतना विवाद नहीं होता, क्योंकि राज्य और राजतंत्र दोनों में फ़र्क होता है। जब भारत राज्य की आप बात करते हैं तो जाहिर है फिर भारत आ जाता है। तो ये उनको थोड़ा सा शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, और अक्सर इस तरह की गलती उनसे हो जाती है। तो जैसा कि शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि ये दिक्कत है, कम्युनिकेशन की एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि देश का कोई भी नेता, वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी नेता जो भारतीय संविधान की शपथ लेकर के लोकसभा में, संसद में, विधानसभा में जाते हैं, और भारत के खिलाफ नहीं हो सकते। शब्दों के चयन में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं हो सकता, ये बात मैं मानता हूँ। जैसे अवधेश जी ने कहा कि भाई मोहन भागवत जी के बयान को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, तो कोई भी नेता, जो भी समझदार व्यक्ति है किसी संगठन का हो, वो भी नहीं मान सकता कि 1947 में आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी नहीं थी। वो कंगना रनावत जैसे लोगों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो कोई भी समझदार व्यक्ति इस देश का नागरिक है, वो मानता है कि 1947 में आज़ादी मिली, वो एक हमारी आज़ादी थी, हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्त हुए थे, हजारों लाखों लोगों के बलिदानों का प्रतिफल था। उसके बाद जैसा कि गांधी जी को कोट किया कि आर्थिक समानता की आज़ादी और तमाम तरह की, जिसके लिए संविधान बना और चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि अक्सर, भागवत जी के बयान की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर हिंदुत्व विचारधारा वाले लोग ये बात कहते रहते हैं। कभी वो गांधी जी पर हमला करते हैं, कभी 1947 से आज़ादी को लेकर के हमला करते हैं, ये कहते हैं कि वो नकली थी। इस तरह की बातें नीचे के स्तर पर आती हैं, तो वो चीज़ भी रुकनी चाहिए। राहुल गांधी अपने शब्दों में सुधार करें, अपनी भाषा में सुधार करें, शब्दों के चयन में सुधार करें। उनके सलाहकार, उनके भाषण लिखने वाले या उनको समझाने वाले जो लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो राइट विंग जिसको कहते हैं हम लोग, ये हिंदुत्ववादी हैं, उनको भी ये मानना चाहिए कि 1947 की आज़ादी असली आज़ादी थी। उसके बाद तो विकास की गाथाएं हैं, उसमें वाणी की स्वतंत्रता भी है, उसमें आर्थिक समानता भी है, उसमें सामाजिक समानता भी है। ये सारे फेजेस में भारत उस दिशा में बढ़ा है। तो सांस्कृतिक आज़ादी की आप बात कर लीजिए, तो मुझे लगता है ये सुधार करने की ज़रूरत सबको है। बार बार इस तरह का भ्रम पैदा करना कि 1947 में आज़ादी हमको मिली, अधूरी मिली या वो मिली, ये कभी वो लोग कहा करते थे जो, हालांकि एक ज़माने में सोशलिस्ट भी कहते थे ये बात कि ये आज़ादी झूठी है, कहते थे, नारे लगते थे। लेकिन बाद में उनको समझ में आया, रामगोपाल जी तो इस बात को जानते हैं कि कैसे नारे लगते थे कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, ये कम्युनिस्ट लोग नारा लगाते थे। तो लेकिन कम्युनिस्टों को कहाँ हाशिए फेंक दिया इस देश की जनता ने, कहाँ है आज, एक राज्य में है कुल मिला के। तो इसलिए इस देश के मानस को समझने की ज़रूरत संघ के लोगों को भी है, कांग्रेस के लोगों को भी है, वामपंथियों को भी है, हिंदुत्ववादियों की भी है कि इस देश का मानस अतिवाद के खिलाफ है। कोई भी अतिवाद वो इस देश को स्वीकार नहीं है। गौतम बुद्ध ने जो मध्य मार्ग की बात कही थी, वही इस देश का सच्चा मार्ग है, असली मार्ग है कि आप मध्य मार्ग पर रहकर के ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो अतिवाद दक्षिण पंथ का हो, अतिवाद वाम पंथ का हो, अतिवाद चाहे किसी उसका हो, चाहे वो मुसलमानों का अतिवाद हो या हिंदुत्ववादियों का अतिवाद हो, अतिवाद चाहे इस्लामिक कट्टरपंथियों का हो, कोई भी अतिवाद इस देश की जनता को मूल रूप से स्वीकार नहीं है। कुछ समय के लिए चीज़ें आती हैं, बदलती हैं, लेकिन लंबे समय, दीर्घकालिक उसमें जो है इस देश के लोग मध्य मार्ग और सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता और सह अस्तित्व में ही विश्वास रखते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को भी ऐसे ही लगता है। लेकिन इस तरह के जब बयान आते हैं, पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी अब सिर्फ एक सांसद नहीं है, लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। और नेता विपक्ष जब इस तरह की बात कहते हैं और जब आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं और उसके मायने जब
जनता तक पहुंचेंगे, हर व्यक्ति हमारे यहाँ अंग्रेजी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता या नहीं समझ पाता, भाव अलग हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है, फिर भाषा का चयन, शब्दों का चयन, इतना बड़ा आपका थिंक टैंक है, इतने लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उसके बाद इस तरह के भाषण और इस तरह के मायने, तो ये तो आपको अलग दिशा में, अलग कटघरे में ही खड़ा कर देते हैं ले जाके। ये सच है कि राहुल गांधी कभी कभी ज़्यादा जब भाषण देते हैं तो उसमें उनकी डिरेल हो जाते हैं। डिरेल तो नहीं मैं कहूँगी, अति उत्साह में वो शब्द थोड़े गलत यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि उनको बचना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि वो जो बात कहना चाह रहे थे उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं थी, चाहे शब्दों का चयन उनका गलत हो गया हो, लेकिन जो ये समझाना वो चाह रहे थे कि जो कई संस्थाएं हैं जिस पर हमारी जो मशीनरी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों का कब्जा है और कांग्रेस की लड़ाई उस तरह के कब्जे वाली संस्थाओं के खिलाफ भी है, वो समझने में किसी को, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गलती हुई होगी या कन्फ्यूजन हुआ होगा। वो जो चीज़ कहना चाह रहे थे, वो जो समझाना चाह रहे थे, लोगों ने समझा जरूर है। तो ठीक है, अब इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट उसको शायद वो फ़र्क करने में उनकी तरफ से चूक हुई है, लेकिन कहना जो चाह रहे थे वो मतलब साफ था। और ख़ास करके जो भागवत जी के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, मोहन भागवत जी ने भी, मैंने भी उनका भाषण सुना है, जिस तरह से 47 के स्वतंत्रता की बात की थी, एक तरह से उसको डिसमिस करने वाले टोन में बात करके उन्होंने 22 जनवरी 2024 की चर्चा की और कहा कि असल हमारी जो आज़ादी है वो अब मिली है क्योंकि हमें अपने स्व की प्राप्ति हुई है। तो अब ये तो ठीक है, अवधेश जी ने इसको बहुत अच्छे से समझाया कि भागवत जी का क्या मकसद था, लेकिन जो ये एक टेंडेंसी है जो राइट विंग के लोगों की कि 47 की हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी उसको नीचा दिखाना, ये किसी भी तरह से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है कि राइट विंग के नेताओं को ये सोचना चाहिए, बीजेपी के नेताओं को इस पर बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटिश के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें कुर्बानी दी है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, स्टूडेंट्स ने कॉलेज स्कूल छोड़ दिया, लोगों ने नौकरी छोड़ दी, स्वदेशी आंदोलन में साथ हो गए, महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में आ गए। तो उसको कम करके आंकना और उसको ये कह देना कि हमें सच्चे माने में आज़ादी नहीं मिली, ये बहुत गलत है और ये लोगों की भावनाओं को भी बहुत हर्ट करता है। खास करके ऐसे लोग जिनके की फैमिली में लोग फ्रीडम मूवमेंट से डायरेक्टली जुड़े हुए। मैं खुद एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ के मेरे फादर खुद फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा थे। कम उम्र में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ दी थी, जाके गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए, खादी पहनने लगे, जेल जाते जाते बचे। तो ऐसे लोगों की भावनाओं को तो इससे बहुत ठेस पहुँचती है। जो बीजेपी और उसके जितने भी RSS के संगठन हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है कि जो स्व की लड़ाई है, स्व की लड़ाई ठीक है, हम एक मानसिकता थी जो थोड़ी वेस्टर्न ओरिएंटेड थी, हमने अभी तक देखा है और इसमें कहीं कोई हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस मानसिकता को हटाने के लिए हम हर चीज को नकार दें जो उधर ब्रिटिश के खिलाफ हुई, ये भी सही नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि उस स्व की लड़ाई में हम जो दूसरी लड़ाई है उसको कमतर करके ना आके उसको गाली कम से कम ना दें, गाली कम से कम ना दें। रामकृपाल सर, यही चीज़ मैं भी समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इतिहास को नकारते जाएं या उसको एक तरीके से अपनी भाषा में अपनी बात को भी मनवाएं और ये भी कहे कि हाँ ठीक है लेकिन वो वैसा नहीं था। दूसरा पक्ष जो है वो वर्तमान को नकारता जाए, वो ये ना माने कि जो अभी हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप कहें कि पहले जो हुआ कुछ भी नहीं हुआ, तो हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, यहाँ पर आए कैसे और यहाँ पर हम बैठ कर ये बात कैसे कर रहे हैं? देखिए, विचारधाराओं का टकराव हमेशा से रहा है। अद्वैतवाद, मूर्ति पूजा, उसमें भी टकराव रहा है और ये टकराव ही जिसको कहते हैं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की बात, मतलब ये तो मार्क्सिस्ट मानते हैं, लेकिन ये द्वंद्व जो है, थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, किसी भी जीवंत समाज में विचारधाराओं का आपस में टकराना और उसमें से एक सिंथेसिस निकलना, ये विकास की एक प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। तो ये तो चलता रहेगा, कोई किसी के, चाहे वो राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो। देखिए, जो मोहन भागवत जी ने कहा है, ईमानदारी से जो अवधेश जी ने सुनाया, उन्होंने कहा कि राजनैतिक स्वतंत्रता 1947 में मिल गई, ये तो मान रहे हैं वो ना। अब जैसे कहा जाता है कि 18th सेंचुरी वाज द एज ऑफ रेनेसां इन यूरोप, मतलब यूरोप का पुनर्जागरण का 18वीं सदी माना जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, वो कल्चरल रेनेसां की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वो शब्दों पर जहाँ जहाँ जाएंगे पकड़ के, तो उनका है कि सांस्कृतिक अस्मिता जो हमारी रही है, और हर समाज की एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है
और खुद गांधी ने इस बात को लिखा था कि जहां दुर्भिक्ष होता है वहां सांस्कृतिक विकास नहीं होता, यह गांधी जी ने कहा था। और जब तक कल्चरल सांस्कृतिक विकास नहीं होगा तब तक सही मायने में आज़ादी नहीं होती है, ये गांधी का लिखा हुआ है। अब रही राहुल की बात पर मैं आता हूँ। देखिए, एक बहुत ही लाइट मूड में कह रहा हूँ कि एक क्लास में एक लड़के ने पूछा, गुरुजी समस्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो गुरुजी ने कहा स्त्रीलिंग है। तो बोला तो मैंने तो सही लिखा था, आपने काट क्यों दिया, आपने 0 कर दिया नंबर। बोले क्या लिखा था तुमने? बोले मैंने लिखा था कि आज़ादी के बाद देश में बहुत समस्याएं पैदा हो गई। जब स्त्रीलिंग है तो मैंने सही लिखा था। ऐसा होता है कि कई बार जब चीज़ों की भाषा की समझ नहीं हो, राजेंद्र माथुर ने जितने भी लेख लिखे हैं देश के संदर्भ में, हमेशा उन्होंने लिखा भारतीय राष्ट्र राज्य, इंडिया नेशन स्टेट, दोनों का फर्क समझ लीजिए आप। नेशन अलग है, स्टेट अलग है। स्टेट का मतलब होता है सरकारी मशीनरी। राहुल के कहने का अर्थ जो था वो सिंपल, आप बहुत ज़्यादा नेशन स्टेट पे क्यों, अरे सीधे बोलते ही मुझे इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, सिंपल चीज़ थी। अब जब इंडियन स्टेट आप कहेंगे, जरा संस्कृत निष्ठ होने जाते हैं, तो उसी तरह जैसे उसने पूछा समस्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, आपको ये देखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में सहज और सरल, वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ा होगा, हम में से भी कोई नहीं पढ़ा होगा, ईमानदारी की बात, लेकिन नहीं वाल्मीकि रामायण पूरा पढ़ा है। अब मैं वही कह रहा हूँ, संस्कृत में पढ़ा है आपने? अच्छा, वो तब भाई अपवाद है ना, जैसे मैंने नहीं पढ़ा ईमानदारी, लेकिन मानस की 4 चौपाई जो इस देश में निरक्षर है ना, वो भी सुबह उठ के बोलता है मंगल भवन अमंगल। तो मेरा कहना है राजनीति में आप बहुत सहज और सरल, कम्युनिकेशन जो होता है वो इतना सरल होना चाहिए। जैसे माथुर जी कहते थे कि वो तो कहते थे पत्रकारिता की भाषा, लेकिन राजनीति में आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसे बच्चे के मुंह में आइसक्रीम। आपने जो कहा मैंने बिना दिमाग लगाए वो मेरे अंदर उतर गई। तो राहुल जी के साथ ये दिक्कत है, वो कहना कुछ चाहते हैं और उसको बहुत संस्कृत, बहुत जैसे होता है ना संस्कृत निष्ठ बनाने के चक्कर में अब वो अंग्रेजी में इंडिया नेशन स्टेट, वो दोनों का फर्क कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली बोल गए। अब कॉमन मैन जो है ना, आप नेशन कहिए स्टेट कहिए, एकेडमी अब समझ लेगा, वो स्टेट को भी भारत देश मानेगा। तो जो मैसेज जा रहा है वो उसमें आप देखिए 140 करोड़ लोगों में कितने लोग जानते हैं नेशन स्टेट का ये फर्क। तो जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो, हमेशा ये देखना चाहिए कि आप बहुत सही हो सकते हैं, लेकिन जो मैसेज जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत जा रहा हो, इसका ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल जी के साथ ये अक्सर दिक्कत है। दिल से बुरे नहीं, वो कहना कुछ और चाहते थे, भाव उसका कुछ और आया। और राजनीति में तो सब, आप महाभारत में क्या हुआ था, युधिष्ठिर क्या बोले थे, अश्वस्थामा मरो नरो अकुंजरो, नरो अकुंजरो जब तक होता तब तक तो घंटी बज गया, वो घड़ियाल की सुनाई ना पड़े। तो राजनीति इसी की है। उन्होंने कहा अश्वस्थामा मरो, घंटी बजा दी बीजेपी ने कि बस 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 इंडिया। तो मेरा कहना है कि राजनीति में हमेशा बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए और बयानों की चर्चा होती है इस पर। जदीप जी, आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर, क्योंकि देखिए राहुल गांधी बोलते रहे, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, चलिए एक बार आप। सब वरिष्ठ लोग हैं, देखिए राहुल गांधी वही बोले हैं जो उनको बोलना चाहिए, जो वो बोलते रहे हैं। और उसको क्योंकि लंबे समय से आप देखेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से जो इन्होंने कहा, राकेश जी ने कि चिप है, उनका जो माइंड वॉश हुआ है। और मैं आपके भी कह चुका कि इस समय दुनिया में एक अजीब किस्म का लेफ्टिज्म, जिसको मैं नववामवाद कहता हूं, वो खड़ा हुआ है। उसमें दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, एनजीओवादी, अलग अलग पार्टियों के नेता, वो अपने अनुसार जो है वर्ल्ड को और देशों को बनाना चाहते हैं। तो जो भी देश अपनी कल्चरल एवेकनिंग, अभी अपनी सिविलाइजेशनल जो है एवेकनिंग की ओर खड़ा होता है, अपने धार्मिक पहचान के साथ, वो सब उनके रास्ते की बाधा होते हैं। अब राहुल गांधी जी देखिए, पुराने समय के जो परंपरागत कम्युनिस्ट थे, जो पुराने माओवादी और नक्सलवादी थे, वो 3 बातें बोलते थे। और राहुल गांधी जी को मिलाइए क्या बोलते थे। पहला बोलते थे कि देश में जगह जगह ये जो रिलीजियस फोर्सेस हैं,
ये जो सो कॉल्ड रिलीजन का अर्थ धर्म मैं नहीं मानता हूं, लेकिन धार्मिक शक्तियां हैं वो धीरे धीरे वो शक्तिशाली हो रही हैं और समाज को माने वो फासिस्ट शक्तियां खड़ी हो रही हैं और सत्ता पर कब्जा कर रही हैं। जो देश के पूंजीपति उद्योगपति हैं वो सत्ता का उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, और वो अपनी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है। और तीसरी बात है कि इस समय जो पॉलिटिकल पावर होती है उनमें पूंजीपतियों में और रिलीजियस फोर्सेस में, फासिस्ट फोर्सेस में ऐसे जो है संबंध है कि इनको उखाड़ फेंकना है तो हमको राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। तो एक हिंसक विद्रोह की बात थी। इस समय लगभग वही माहौल दुनिया के अलग अलग देशों में है और राहुल गांधी जी उस कांटेक्ट में आते हैं और लगातार आप देखेंगे कि उनकी भाषा में संसद के अंदर बाहर वही बात रहती है। सेकंड, हमारे देश के मीडिया के कुछ ऐसे स्वनाम धन लोग रहे हैं एक्टिविज्म, बुद्धिजीवी राजनीति में, जो मान के चलते हैं कि आरएसएस जो है 15 अगस्त 1947 को मानती ही नहीं है, संविधान में इसका विश्वास ही नहीं है, ये वही फासिस्ट और रिलीजियस फोर्सेस हैं और इन्होंने सत्ता पर अपने अनुसार से कब्जा किया और आने वाले समय में इस देश में सब कुछ हड़प लेंगे। इनके विरुद्ध तो बोलना ही है, लड़ना ही है। कुछ भी बोले तो उसको झूठ मानो अगर बदल के बोलते हैं तो। ये भाव हमारे देश में लंबे समय से रहा है। अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि भाई वो तो उन्होंने ऐसे बोल दिया है। जो विनोद जी ने कहा है उससे इतना तो मैं सहमत हूं कि देश में हिंदुत्व के नाम पर ऐसे अज्ञानी, मूर्ख और समाज में विष फैलाने वाले लोग पैदा हो गए हैं जो गांधी जी के हत्यारे तक का भी महिमा मंडन करते हैं और वो आरएसएस पर चला जाता है। जो इस्लाम पर सीधे इस्लाम के विरुद्ध बात बोलते हैं, कहा जाता है कि यार भाई उससे आरएसएस का क्या लेना है। 50 लोग बोलते हैं। जो भी संगठन दीर्घकालिक लक्ष्य से काम कर रहा हो, जो भारत की समझ होगी, वो कभी भी तात्कालिक त्वरित उत्तेजना के लिए, हिंसा के लिए कोई बात नहीं करेगा। जिनको तुरंत फुरत कुछ चाहिए वही कर रहा है। तभी तो इस समय इतने मुकदमे हो रहे हैं। उस पर भी संघ का स्टैंड लेना पड़ा है कि जो लंबे समय में समाधान हो सकता है, जिसकी देश की तैयारी नहीं है, जिसके हिंदू समाज की तैयारी नहीं, हम जगह जगह अगर उठाएंगे उससे जो हिंसा पैदा होगी उससे कौन निपटेगा। तो ये सारी बातें बोलनी पड़ती है। तो मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य था, जैसे भारत के बारे में हमारे सभी मनीषियों का मानना था कि भारत जो केवल अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता या अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। गांधी जी ने कहा कि हम तो यूरोपीय सभ्यता से हमको मुक्ति पानी है, जो अंग्रेजी सभ्यता है। और भारत जो है वो भारत को इसलिए आज़ादी चाहिए कि दुनिया को दिशा भारत दे सकता है, केवल इसी में क्षमता है। भटकी हुई दुनिया को रास्ता दिखाने का दायित्व हम पर है। और वो धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत दुनिया में सबसे बड़ा होकर खड़ा हो सकता है। ये गांधी जी की भी दृष्टि थी, सबकी दृष्टि थी। धर्म का मतलब दूसरे का विरोधी नहीं। मोहन भागवत जी ने कहा है, ये थोड़े कहा है कि आप 22 जनवरी से और उससे आप स्वतंत्रता दिवस मानिए। प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में हमारे यहाँ बैकुंठ एकादशी, बैकुंठ द्वादशी है कि नहीं है ये परंपरा। तो भारतीय स्व वो होता है जिसको भारत का कैलेंडर, पंचांग का ज्ञान होगा, वही इन विषयों को समझेगा। तो वहां अगर जाना है, वहां से एक पहचान मिली है कि हमारा आदर्श अगर राम है तो हमारे देश को, समाज को कैसे वहां से होना है। और वही समाज दुनिया में उठ के खड़ा होगा, दुनिया को रास्ता दिखाएगा। भारत एकमात्र देश है जिसको देख के दुनिया सीखेगी कि भारत आपसी सहकार और सहयोग की बदौलत विकसित खड़ा हुआ एक समाज कैसे परस्पर सद्भाव सामंजस्य के साथ रह सकता है। और इसी को विश्व गुरु कहते हैं। विश्व गुरु का मतलब ज्ञान नहीं देना है। तो मोहन भागवत जी का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य था। राहुल गांधी जी और देश के लोग उसको ठीक से समझे बगैर, जो हमारे यहां एक माइंड बना हुआ है उसमें बोलते हैं। हमारे देश में गंभीर बातों को पर गंभीरता से सोचना, उसको ठीक से बहस करने की, ऐसे महान देश में जहां बहस की परंपरा रही है, खत्म हो रही है, यह ज्यादा चिंता का विषय है। और आप उल्टी पुल्टी, लास्ट में बोल रहा हूं, ये जो कांग्रेस के जो कार्यालय का उद्घाटन है, आप देखिए सारे कार्यालय को जमीन अलॉट हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, है ना। उसको कांग्रेस का पता है 9A कोटला मार्ग। अब आप सोचिए 9A कोटला मार्ग क्यों हुआ होगा, जब सब यूपीए सरकार में जो है अलॉट हुआ है, 2009 में अलॉट हुआ है, सभी ऑफिस का वो नाम है। तो चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हम नाम कैसे लेंगे, इसलिए सामने से प्रवेश नहीं दे करके
पीछे से प्रवेश दो और वो पता बदल दो। तो ये जो माइंडसेट होता है ना, ये माइंडसेट इतना डेंजरस है कि आपको देश को समझने नहीं देता है। अब किसको, अब आप कह रहे थे किसको ध्यान में है कि भैया उडाई ने कैसे हो गया है, वहां बना है। और कांग्रेस के काम करने का भी तरीका सुन लीजिए। 2009 में उनको जमीन मिला है, 2025 में उनका उद्घाटन हो रहा है। बीजेपी को भी मिला है, बीजेपी ने 2016 में बनाना शुरू किया, 2018 में उद्घाटन कर दिया। तो आप कम से कम काम भी तो सीखिए कि कैसे किया जाता है। सीधे केवल कहने से नहीं होता है कि आप सत्ता को उखाड़ फेंकना है हमको। ठीक है जयदीप जी, सबकी बात आ गई। अब आपकी आखिरी टिप्पणी इस पर, क्योंकि क्या राहुल गांधी को वाकई गलत समझ लिया गया, या जिस तरीके से अवधेश जी कह रहे हैं उसी चश्मे से देखें? जो दोनों ही वक्तव्य थे उनकी बहुत विस्तृत और विशद व्याख्याएं मेरे को लगता है कि खबरों के खिलाड़ी में हो चुकी है। सारे ही खबरों के खिलाड़ी हैं, विद्वान हैं और विद्वता के साथ अपने ज्ञान और अपने अनुभव के साथ यहाँ पर बातें रख दी हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर एक किसी की छवि है, एक बल्लेबाज के बारे में कहा जा रहा है कि हमेशा 0 पे आउट होता है, तो जब वो फील्ड में बैटिंग करने जाएगा तो उसको जवाब बल्ले से देना पड़ेगा। अगर वो सेंचुरी बना देगा तो उसकी छवि ठीक हो जाएगी, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे हों उसके बारे में। ऐसे ही अगर राहुल गांधी की ये छवि है कि ये कुछ भी बोल जाते हैं उल्टा सीधा, तो जब भी कहेंगे तो उनको बहुत जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा। खास तौर पर तब अब जब वो केवल कांग्रेस के नेता या एक सांसद नहीं रह गए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वो समूचे विपक्ष की आवाज़ हैं, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली भाजपा को वोट नहीं दिया, वो भी इसी भारत के वासी हैं और कुल मिलाकर उनका परसेंटेज तो उससे भी ज़्यादा है। ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट वाली जो हमारी चुनावी प्रणाली है उसमें वो जीत जाता है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन बचे हुए सारे वोट आपस में आप जोड़ लो, जो कि गणित नहीं होता वैसे कायदे से, लेकिन इतनी सारी जनता नहीं भी चाहती थी ना। वो जनता क्या इस भारत राज्य का हिस्सा नहीं है, इस राष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है? क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और वहाँ के लोग इस राष्ट्र राज्य का हिस्सा हैं या नहीं हैं? आप बाद में कितनी भी सफाई दीजिए, आप एक जिम्मेदार पद से जब बोलेंगे, उसकी व्याख्या होगी, उसकी विवेचना होगी, लूज गेंद पड़ेगी तो छक्का लगेगा। आपको लूज गेंद नहीं डालनी है, खासतौर पर तब जब लगातार आपकी छवि इसी तरह की बनाई गई है। क्या, और अगर आप ऐसा ही बोल रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप ऐसा ही बोलना चाह रहे थे। ऐसा बोलने वाले वो सचमुच ऐसा चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, मन में तो मैं नहीं घुस सकता, लेकिन वो लगातार अपने किए कराए पर पानी फेरने के आदि। वो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं शानदार तरीके से और कैम्ब्रिज में जाके कहते हैं कि भारत खराब है। अरे यार, आप भी तो उसी भारत से हो, उसी भारत के बहुत सारे लोग आपको वोट देते हैं भाई। इतने नहीं देते कि आपके व्यक्ति जीत जाएं, पर जितने देते हैं क्या वो सब खराब हैं और वो उस खराब भारत का हिस्सा हैं? इतनी व्याख्या अगर आप समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जब शिवजी की तस्वीर लेकर संसद में खड़े हो जाते हो तो कांग्रेस के लोग शिवजी की पूजा नहीं करते क्या? कांग्रेस के वो हिंदू धर्म को मानने वाले वोटर जो शिवालयों में जाते हैं और पूजा करते हैं, उनकी भावनाओं को आप आहत नहीं, ये वैसा ही है। जब आप जनरलाइज करने लगते हो चीज़ों को तो लोगों को समझ में आता है इस नेता का व्यापक दृष्टिकोण नहीं है। तो ये कैसे नेता प्रति, इस छवि को बनाना और बिगाड़ना दोनों उन्हीं के और उन्हीं के सलाहकारों के हाथ में है। इसलिए उनके बयान पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो राष्ट्र राज्य नहीं कहना चाहते थे तो उनको नहीं कहना चाहिए था। अब माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। अब उनके हर वाक्य को, चाल ढाल को, टी शर्ट को, कुर्ते को, दाढ़ी को, बातों को, आप सार्वजनिक जीवन में हो भाई। पान के चौराहे पर कमेंट करने वाले लोग बहुत होते हैं, अरे ये आज़ादी बेकार है। लेकिन जब मोहन भागवत कहेंगे, जो इतनी बड़ी संस्था के प्रमुख है, जिसका देश के नीति निर्धारण में और सरकार में हस्तक्षेप है, आप माने है, वो कहेंगे तो उनके बयान की भी व्याख्या होगी, विवेचना होगी। लेकिन उनका पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, क्या वो संभल कर बोलते हैं, क्या वो विद्वता से बोलते हैं, क्या उनका आशय ये है। पृष्ठभूमि बहुत काम करती है। एक व्यक्ति जो लगातार सदा हुआ बोलता है और एक बार गलती करता है तो उसको स्लिप ऑफ टंग माना जाएगा। सचिन तेंदुलकर लगातार सेंचुरी बनाते और एक बार 0 पर आउट हो जाएंगे तो उसको अपवाद माना जाएगा। इन दोनों का अंतर जो समझ लेगा वो दोनों वक्तव्यों के अंतर को समझ लेगा। मंच से कहा गया कि हमें राजनीतिक आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन हमको प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में इसको भी एक स्वतंत्रता मानना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी स्वतंत्रता है। गांधी जी की बात बहुत डिटेल व्याख्याएं आ चुकी हैं। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि केवल आज़ादी मिलना पर्याप्त नहीं है, आज़ादी के बाद हम कैसा भारत बनाएंगे। भगत सिंह की चिट्ठियों में क्या है? भगत सिंह तो स्वतंत्रता के बाद के भारत के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। और हम देखते हैं कि जहाँ पर भी विद्रोह हुए हैं, कुवैत में सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हो गया तो कुवैत महान राज्य बन गया क्या सिर्फ उसी से? सीरिया में हुआ, जहाँ पे लीबिया में हुआ, गद्दाफी हट गए तो क्या लीबिया बहुत बढ़िया राष्ट्र बन गया?
केवल विद्रोह करके तख्ता पलट कर देना या अपनी सरकार स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं होता। उसके आगे उस देश का निर्माण आप कैसे करते हैं, आज़ादी उससे भी निर्धारित होती है। व्याख्याएं हैं और पुरानी व्याख्याएं। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी नेता हैं सार्वजनिक जीवन में, उनके बयानों की व्याख्या होगी और वो इस आधार पर भी होगी कि वो इसके पहले भी क्या इसी तरीके से गैर ज़िम्मेदाराना बोलते रहे हैं या नहीं बोलते रहे हैं। अगर बोलते रहे हैं तो फिर उनकी विवेचना और कठोर होगी, कटु होगी। अगर आपका आशय ऐसा नहीं था तो फिर आपको बहुत संभल कर बोलना चाहिए, चाहे कोई सा भी नेता हो। बेहतर होता अगर राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सफाई आ जाती कि उनका आशय जो है वो इंडियन स्टेट देश के लिए नहीं था, वो सरकार के लिए था या सरकारी तंत्र के लिए था, तो बात साफ हो जाती, जो कि आना चाहिए था। और मुझे सहमत हूँ जयदीप की बात से कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में किसी बड़े पद पर है उसकी बात का महत्व ज़्यादा होता है, उसको गंभीरता से लिया जाता है। इसलिए चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, जो भी व्यक्ति है उसको बोलने से पहले शब्दों के चयन में और समझदारी बरतनी ही चाहिए, क्योंकि उसके फिर तमाम अर्थ निकलते हैं और अर्थ के अनर्थ होते हैं। और जाहिर सी बात है, तभी तो हम ये चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि अर्थ के अनर्थ को लेकर ही बात है। लेकिन उसके बाद आशय भाव और पिछली बातों, पिछले बयानों को लेकर के भी चर्चा होती है। लेकिन अब जनता के बीच में वो बातें किस तरीके से जाती हैं, किस तरीके से जनता समझ पाती है, उसके क्या आशय निकालती है। अब आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, आपके कार्यकर्ता नेता कुछ भी समझाते रहें, इसका असर जरूर दिखाई देता है। उम्मीद यही करेंगे कि इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा दोबारा सुनने को ना मिले, चाहे किसी भी दल का कोई भी नेता हो। और आपकी भी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और अपने सवाल भी जरूर छोड़कर जाइएगा। और अमरउजाला.com पर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।